बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। दोस्तों नमस्कार, हम लोग अभी इस क्लास के अंदर आप लोगों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग इसमें किसी भी क्लास के लिए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे प्राथमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो, आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रमुख ये सिलेबस के अंदर रखा गया है टॉपिक। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रमुख सवाल जो बनने वाले हैं उसके पूरे डिटेल एक्सप्लेन करके हम बताने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के बाद अगर धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न आएगा तो आपसे निश्चित रूप से बन के आएगा एग्जामिनेशन हॉल से। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन का मुख्य कारण, धार्मिक सुधार होने का मुख्य कारण क्या है। तो धार्मिक सुधार होने का मुख्य कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें से जो प्रमुख कारण उसको देख लेते हैं। सबसे पहला ही कारण हम लोग देखते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत की एकता को नष्ट कर दिया गया। मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ भारत के अंदर, तो उसकी एकता को नष्ट कर दिया, ये सबसे प्रमुख कारण है। नंबर 2 में है भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा। भारत में जब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि धार्मिक सुधार आंदोलन करने का। आगे है भारतीयों के शोषण में वृद्धि हुई, ये भी धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण है। भारतीयों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। नंबर 5 में 1813 ईस्वी में भारत में ईसाई मिशनरी का आगमन। 1813 में जब ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ, ये भी धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण है। और प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का विकास, इस ये भी एक प्रमुख कारण है। इस तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा का विकास भी हुआ। और भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा का विकास जो हुआ ये 1835 से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जो कि ये भी भारतीय सुधार आंदोलन के धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 7 प्रमुख कारण देखे जो भारत के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन होने का प्रमुख कारण। आगे बात करते हैं भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे हैं जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिंदू सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर देखेंगे सबसे पहले हिंदू सुधार आंदोलन, जिसमें कि राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इसी राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय की थोड़ा विशेष बात करें तो राजा राम मोहन राय को ही भारत में आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहते तो राजा राम मोहन राय को। नव जागरण का अग्रदूत, ये भी राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के जनक, ये सारे किनको कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के जनक, ये सभी कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के हुगली के राधानगर में हुआ था। इनके पिता रामाकांत, इनके पिता का नाम था रामाकांत। और ये इनके पिता जो थे बंगाल के नवाब के यहाँ कार्यरत थे, यानी कि बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे उसी नवाब के अंदर ये कार्य करते थे इनके पिताजी। तो इनके पिताजी रामाकांत, इनके आगे जो राम लगा है तो ये राम राम याद रखिएगा, राय रामा, ये उपाधि दिया गया था। और ये उपाधि बंगाल के नवाब ने ही दिया था रमाकांत को। ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब के यहाँ जो कार्य करते थे इसी बंगाल के नवाब ने इनको राया की उपाधि दिया था, इसलिए अब इनके आगे नाम जुड़ा राम। ध्यान रखिए, राम मोहन राय, ये जो राय है राय उपाधि है। और ये राय उपाधि किसने दिया था, बंगाल के नवाब ने इन्होंने इनको राय की उपाधि दिया था।
तब से इनके जितने भी पीढ़ी हुए उनके आगे राय निश्चित रूप से जुड़ा। अगर हम लोग राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो राजा राम मोहन राय की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पटना एवं वाराणसी से हुई। राजा राम मोहन राय 12 भाषाओं से भी ज्यादा भाषाओं का जानकार थे, यानी राजा राम मोहन राय को 12 भाषाओं की जानकारी थी। राजा राम मोहन राय क्या प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक छपा था जिसका नाम है तुहफात उल मुवाहिद्दीन। तुहफात उल मुवाहिद्दीन, और ये पारसी भाषा का पुस्तक था। ये कब प्रकाशन हुआ था? 1809 ईस्वी में। और इस पुस्तक के अंदर राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किस पुस्तक के अंदर किया था? तुफात उल मुवाहिद्दीन। और ये पुस्तक जो है फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था 1809 ईस्वी में। इस मूर्ति पूजा का जो विरोध किया गया था इस पुस्तक के अंदर, इसी से इनके पिताजी नाराज हुए थे और उनको घर से निकाल दिए थे। और इन्होंने घर से निकलने के बाद बहुत से ऐसे कार्य हुए जो हिंदू धर्म के लिए किए हैं, उसको भी आगे हम लोग देखते हैं। आगे बात करें 1814 या 15, कहीं 14 भी दिखाई पड़ता है बुक में, कहीं 15 भी है। तो 1814-15 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814-15 ईस्वी में किया था। इनको साथ में दिया था द्वारिकानाथ टैगोर, और इसमें मदद किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर। और उसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। ये भी एग्जाम में छपता है सवाल कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1816 में। आगे 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना किया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीसेप्ट्स नाम ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में किया था। और इसका प्रकाशन 1823 में कहां पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना 1820 में किया और इसका प्रकाशन लंदन में हुआ था। और कब हुआ था लंदन में प्रकाशित? 1823 के अंदर। आगे बात करें, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका डेट भी याद रखिएगा। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। आगे है 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ये भी एग्जाम में छपा हुआ सवाल है। 1817 ईस्वी में कोलकाता के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। आपको इस सवाल को पीछे से भी पूछा जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कोलकाता के अंदर डैश कॉलेज की स्थापना किया। तो आंसर कीजिएगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। आगे बात करें, राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। आगे बात करें, 1821 में राजा राम मोहन राय ने एक अखबार निकाला और इस अखबार का नाम है संवाद कुमोदी। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, संवाद कुमोदी अखबार का प्रकाशन 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाया गया। 1822 में राजा राम मोहन राय ने मीरातुल अखबार का प्रकाशन करवाया था, मीरातुल अखबार। और ये मीरातुल अखबार फारसी भाषा का अखबार था, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1822 में मीरातुल अखबार का प्रकाशन करवाया था। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। आगे बात करें, राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में भारत के अंदर सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और दोस्तों बात कर लें लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आगे बात करें, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा, नरबली प्रथा, इन सभी पर रोक लगाने में बहुत बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय का। याद रखिएगा एक बार फिर से, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा, नरबली प्रथा,
इन सभी पर रोक लगाने का बहुत बड़ा योगदान था किसका? राजा राम मोहन राय। दोस्तों एक सवाल ये है, इसको जरूर याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने, और कब? 1830 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, कब? 1830 के अंदर। आगे बात करें, राजा राम मोहन राय 1833 ईस्वी में की मृत्यु हुई थी कहां पर? ब्रिस्टल शहर में, और ये ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल में हुआ था, और ये इंग्लैंड के अंदर है। अब ब्रह्म समाज के विस्तार आगे किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के विस्तार को आगे बढ़ाया था। आगे बात करें 1843 में, सॉरी 1843 में, 1843 में ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली थी। द्वारिकानाथ टैगोर के बाद 1843 में ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कोलकाता में 1843 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, ये तत्वबोधिनी सभा है और एक तत्वबोधिनी पत्रिका है, पत्रिका की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की बात की जा रही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ही ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, और साथ साथ में इन्होंने इसी वर्ष यानी 1843 में ही कोलकाता के अंदर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी किया। आगे बात करें 1857 में केशव चंद्र सेन के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1857 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के आगे पीछे जो महत्वपूर्ण उनका फैक्ट था उसको देखे। अब हम लोग देख लेते हैं इसी कड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला ही बात याद रखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के राजकोट में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के राजकोट में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। आगे बात करें 1848 में स्वामी पूर्णानंद के गुरु, इन्हीं के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1848 में इनके गुरु का नाम था पूर्णानंद, है ना, पूर्णानंद गुरु थे। इसी पूर्णानंद गुरु ने इन्हें स्वामी का उपाधि दिया था, इन्हीं के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया था। आगे बात करते हैं 1861 ईस्वी में मथुरा पहुंचकर स्वामी विंजानंद से वेदों की जानकारी प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा 1861 ईस्वी में मथुरा पहुंचकर स्वामी विरजानंद से इन्होंने वेद की जानकारी प्राप्त किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक प्रमुख नारा दिया था जिसे आज भी बहुत फेमस है, यह है वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर? तो मुंबई में 1875 में, और किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से लाहौर चेंज किया। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना तो मुंबई में किया था लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो बनाया वो कहाँ पर बनाया? लाहौर में। और ये कब बनाया था? 1877 में। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया गया था 1875 में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो बनाया गया था 1877 में, कहाँ पर बनाया गया था? लाहौर में। आगे इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष ने नारा दिया है वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं। अरविंद घोष ने क्या नारा दिया है? वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं लौटो। प्रारंभिक अगर जीवनी की बात करें अरविंद घोष का, तो प्रारंभिक अपने जीवन काल में ये ICS अधिकारी रहे थे।
सिविल सर्विस में ये रहे थे और इन्होंने सिविल सेवा की त्याग कर इन्होंने सबसे पहले अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अलीपुर के षड्यंत्र के अंदर इनको काला पानी की सजा होते होते चित्तरंजन दास ने बचाया था। उसके बाद ये धार्मिक आंदोलन के अंदर आए थे और इन्होंने ही नारा दिया, वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं। बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा का विरोध काफी जोरों से इन्होंने भी किया था। आगे बात करें 1886 ईस्वी में लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय के द्वारा डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। 1886 में लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय के द्वारा डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया गया। आगे बात करें 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। आगे बात करें स्वामी विवेकानंद, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यहाँ से। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की संस्थान से संबंधित हैं। स्वामी विवेकानंद की सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1 मई 1897 को। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हुआ करते थे वो रामकृष्ण मिशन थे और इसी अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन एक संस्था बनाई जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को इन्होंने इसका गठन किया और कोलकाता के ये बारानगर में बना था। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को कहाँ पर किया था? कोलकाता के बारानगर में किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेलूर में है और ये वेलूर भी ध्यान रखिएगा ये पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता के अंदर ही था है। आगे बात करें स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नव हिंदूवाद का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और यही स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा एक सवाल और, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। आगे बात करें स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1880 में, कब? 1880 में सर्वप्रथम रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई, बाद में इन्हें गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद को सर्वप्रथम रामकृष्ण मिशन से भेंट कब हुई? 1880 में, बाद में इन्होंने गुरु बनाया था। आगे बात कर 1891 में 1891 में 1891 ईस्वी में राजस्थान के महाराजा खेतड़ी यहाँ के एक राजकुमार हुआ करते थे, राजा थे जिसका नाम है अजीत कुंवर सिंह। दोस्तों 1891 ईस्वी में महाराज के खेतड़ी के राजा हुआ करते थे जिसका नाम है अजीत कुंवर सिंह के द्वारा ही इसके नाम में स्वामी दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद को स्वामी का उपाधि किसने दिया है? तो महाराजा खेतड़ी अजीत कुंवर सिंह के द्वारा दिया गया है। आगे बात करें स्वामी विवेकानंद 1893 के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजा अजीत कुंवर सिंह ने ही सहयोग किया था और इन्होंने ही पूरा खर्च उठाकर इनको सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो भेजा था। और जब शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लेने के लिए गए तो उन्हें हिंदू धर्म की प्रति अपने इनको बताना था और इसी के फलस्वरूप 19 सितंबर 1893 को शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया यानी स्पीच देने का मौका मिला। आगे बात करें 3 वर्षों तक शिकागो में रहा, 3 वर्षों तक शिकागो में ही रहा
फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। याद रखिएगा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में किया था। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर। और इसी 1896 में ही कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की भी स्थापना किया। तो याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में स्वामी विवेकानंद की ने किसकी स्थापना किया था? तो शांति आश्रम की स्थापना किया था। आगे बात करें, स्वामी विवेकानंद यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की यात्रा करने के बाद 1897 ईस्वी में भारत वापस लौटे। कहाँ कहाँ इन्होंने यात्रा किया था? तो यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की यात्रा करने के बाद 1897 में भारत वापस लौटे। और भारत वापस लौटने के बाद ही तभी इन्होंने 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो कोलकाता के अंदर किया, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर बनाया वो बेलूर में, और दूसरा हेडक्वार्टर जो बनाया ये अल्मोड़ा, ये उत्तराखंड के अंदर है। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन का 2 हेडक्वार्टर है, पहला तो वेलूर में है, दूसरा अल्मोड़ा जो उत्तराखंड के अंदर है। आगे बात करें, 1899 में फिर से ये एक बार यूएसए चले गए। कहाँ? अमेरिका। 1899 में 1900 ईस्वी में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, जो कि हुआ था कहाँ पर? पेरिस के अंदर। इस तरह से याद रखिएगा, 1900 ईस्वी में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हुआ था। कब? 1900 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था दूसरे सर्वधर्म सम्मेलन में भी। कब हुआ था? 1900 में। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस। आगे बात करें, 4 जुलाई 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कोलकाता में हो गई। इनका मृत्यु कब हुआ? 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? ये कोलकाता के अंदर हुआ था। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा अलीगढ़ आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंदर अलीगढ़ आंदोलन में देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन किया गया था। बात करें सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। मुस्लिम सुधार आंदोलन में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो वो है सर सैयद अहमद खां। इन्हीं के नेतृत्व में अलीगढ़ के अंदर सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए ये मुस्लिम सुधार आंदोलन किया गया था। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। 1870 ईस्वी में पारसी भाषा में इनकी पत्रिका निकली थी, जिसका नाम है तहवीब उल अखलाब। याद रखिएगा, 1870 ईस्वी में इनकी एक फारसी भाषा में पत्रिका निकली थी, जिसका नाम है तहवीब उल अखलाब, जिसका प्रकाशन ये हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक नैतिकता पर आधारित था, और ये जिसका अर्थ होता है सभ्यता। आगे दूसरा अगला पत्रिका की बात करें, इन्हीं का पत्रिका था असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक। क्या है? तो ध्यान रखिएगा, असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक की रचना ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जिस समय देश के अंदर 1857 यानी सिपाही विद्रोह चल रहा था, उसी समय उसी के आसपास के समय में सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, जिसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक, है ना। इसका रचना किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। आगे बात करें, 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया था अलीगढ़ में। आगे बात करें, 24 मई 1875 को अलीगढ़ की प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है यहाँ से सवाल, 24 मई 1875 को अलीगढ़ की प्राइमरी स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। आगे चलकर 1877 ईस्वी में इसी अलीगढ़ की प्राइमरी स्कूल को बदलकर इसको किया गया था, अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल की स्थापना 1875 में किया गया था।
और उसके बाद जो 1877 ईस्वी में है, इसी अलीगढ़ प्राइमरी स्कूल का नाम बदलकर क्या किया गया, मोहम्मद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का उद्घाटन लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे वो लॉर्ड लीटन ही हुआ करते थे, इसलिए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड लीटन के द्वारा। और यही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बाद कब बना, 1920 के अंदर बना। इसका पूर्व में नाम क्या था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आगे बात करें अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत 1889 को हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। ध्यान रखिएगा, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अगर हम लोग बात कर लें मिर्जा गुलाम अहमद, जिनका जन्म 1835 को पंजाब के गुरुदासपुर में हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद ईश्वर का पैगंबर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर का पैगंबर किसे कहते हैं, तो मिर्जा गुलाम अहमद को कहते हैं, जिनका जन्म 1835 को पंजाब के गुरुदासपुर में हुआ था। आगे बात करते देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था और मोहम्मद कासिम नबहती और राशिद अहमद गंगोहित्री के द्वारा किया गया था। आगे बात करें 1866 में दार उल उलूग मदरसे की स्थापना की गई। दार उल उलूग मदरसे की स्थापना 1866 में किया गया था। इन संस्था ने 1885 के कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। यानी कि दार उल उलूग मदरसे जो है, ये मदरसा ने जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें सहयोग अपना किया था। आगे बात करें, अब हम लोग देख लेते सिख सुधार आंदोलन। सिख सुधार आंदोलन में सबसे पहले जानते हैं निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन दयाल साहेब के द्वारा 1851 में शुरू किया गया था। सिख सुधार आंदोलन के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, निरंकारी आंदोलन, जिसकी शुरुआत दयाल साहेब के द्वारा 1851 में किया गया था। उसी तरह आगे बात करें सिख सुधार आंदोलन के अंदर कूका आंदोलन। कूका आंदोलन एग्जाम में छपा जाता है सवाल कि कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो पंजाब के अंदर हुआ था कूका आंदोलन। और इसका जो नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल। ध्यान रखिएगा, 1840 में कूका आंदोलन कहाँ पर होता है, पंजाब में, जिसके नेतृत्व भगत जवाहर मल के द्वारा किया जाता है। अगला है नामधारी आंदोलन। तो नामधारी आंदोलन की बात करें तो नामधारी आंदोलन 19वीं शताब्दी के आधार में हुआ था, बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था। उसी तरह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा जरूर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का स्थापना 1920 में हुआ था और 1920 में सिख गुरुद्वारा एक्ट लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, सिख गुरुद्वारा एक्ट कब लागू होता है, 1920 में। और 1920 ईस्वी में ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन किया जाता है। इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं अब पारसी सुधार आंदोलन। पारसी सुधार आंदोलन में सबसे पहले पढ़ेंगे रहनुमाए माज दसाय सभा। रहनुमाए माज दसायन सभा की शुरुआत किया था 1851 ईस्वी में बॉम्बे में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद जरूर रखिएगा। रहनुमाए माज दसायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में कहाँ पर, मुंबई के अंदर। और इसमें जो सहयोग किए थे तो याद रखिएगा नौरोजी, फरदौजी और जेबी बाचा, साथ साथ में एच.एस. बंगाल, इन तीनों व्यक्तियों ने इसमें सहयोग किया था रहनुमाए माज दसायन सभा की स्थापना में। आगे बात करें भारत में पारसियों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए थे। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में जो पारसियों की सामाजिक स्थिति खराब थी, उन सामाजिक स्थितियों को सुधारने के लिए स्थापना किया गया था। आगे बात करें सामाजिक सुधार आंदोलन, ये अलग अलग धर्म के हैं और सामाजिक सुधार आंदोलन है। सबसे पहले इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे सती प्रथा। सती प्रथा का अंत 1829 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसमें सहयोग राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे बात करते हैं, और ध्यान रखिएगा ये सती प्रथा जो शुरू किया गया था सर्वप्रथम लागू कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में सर्वप्रथम लागू हुआ था और पूरे देश में 1830 के अंदर ये
पूरे भारत में लागू हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? बंगाल में। बाद में यानी 1830 ईस्वी में पूरे भारत में ये लागू किया गया। अगला बात करते हैं शिशु वध। शिशु वध में सर्वप्रथम 1895 में सर जॉन शोर, 1804 में लॉर्ड वेलेजली और 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से किया गया था। नरबली प्रथा, नरबली प्रथा की बात करें तो नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रतिबंध किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग। और 1800 ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथा में दोस्तों एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी है, ध्यान रखिएगा। 1844-45 में कैंपेबल अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से बंद किया गया था। अगला देखते हैं दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, डबल स्टार कर लीजिए, कई बार एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिला है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें बहुत बड़ा योगदान है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये पारित हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था 1856 में और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जबकि ये लागू कब हुआ था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो दोनों अलग अलग सवाल है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए अधिनियम पारित हुआ तो डलहौजी आंसर करेंगे और लागू किसने किया तो लॉर्ड कैनिंग करेंगे। अगला सवाल देखते हैं बाल विवाह। बाल विवाह में भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है और जिसकी शुरुआत 1860 में बाल विवाह में न्यूनतम उम्र, लड़कियों की न्यूनतम उम्र 10 वर्ष निर्धारित किया गया था। बाल विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1860 में विवाह लड़कियों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 10 वर्ष। इसी क्रम में आगे बढ़े सिविल विवाह अधिनियम ये कब पारित होता है भारत के अंदर? 1872 में। सिविल विवाह अधिनियम 1872 में लागू होता है। इसमें से इस सिविल विवाह अधिनियम के अंदर लड़कियों का न्यूनतम उम्र विवाह के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया, साथ में लड़के का न्यूनतम उम्र विवाह के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। और ये जो सिविल विवाह अधिनियम की शुरुआत, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे नॉर्थ ब्रुक, याद रखिएगा नॉर्थ ब्रुक के द्वारा ही 1872 में सिविल विवाह अधिनियम की शुरुआत किया गया था। अगला बात करें 1891 में नेटिव विवाह अधिनियम, 1891 का नेटिव विवाह अधिनियम, इसके अंदर लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना किया गया? 12 वर्ष। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसनाउ थे, याद रखिएगा इस समय भारत के वायसराय लैंसनाउ। आगे बात करें 1929 शारदा अधिनियम। 1929 का ये शारदा अधिनियम ये भी विवाह से ही संबंधित है। इसमें से विवाह लड़के की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया न्यूनतम और साथ साथ में लड़कियों का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया ये न्यूनतम। दोस्तों इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम ये विवाह से संबंधित है, चाहे लड़के का विवाह हो चाहे लड़कियों का विवाह हो। याद रखिएगा शारदा अधिनियम कब हुआ? 1929 के अंदर। आगे बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लॉटवस्की और एच.एस. अल्काट के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लॉटवस्की और एच.एस. अल्काट के द्वारा कहां पर किया गया था? न्यूयॉर्क के अंदर। आगे बात करते हैं भारत में 1882 में अडयार मद्रास, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया 1882 में, कहां पर? मद्रास के अडयार में। आगे बात कर लें एनी बेसेंट 1893 में इस संगठन का सदस्य बनी। एनी बेसेंट इस संगठन का सदस्य कब बनी? 1893 में। और 1907 में अध्यक्ष बनी। ध्यान रखिएगा पहले तो 1893 में सदस्य बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट, और उसके बाद 1907 ईस्वी में इसकी अध्यक्ष भी बन गई, है ना। आगे बात करें 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किया गया। डबल स्टार कर लीजिए दोस्तों। 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किया गया।
और बाद में यही हिंदू सेंट्रल कॉलेज का नाम बदल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में किया गया। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने भारत के अंदर कुछ प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़े। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर उपयोगी साबित होगा और आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो निश्चित रूप से आप बनाकर आएंगे। तो इस तरह का वीडियो लगातार हम अपने यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल पे आप लगातार जुड़े रहिए और अभी तक अगर शेयर नहीं किए तो एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों कि शेयर जरूर कर दीजिए। और इस तरह का वीडियो लगातार पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।